गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष। कल तक हमने पिछले वीडियो में हमने देखा जैन धर्म का इतिहास के बारे में हमने पूर्ण अध्ययन किया था और आज हम मौर्य काल का संपूर्ण इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर वीडियो का टाइम पीरियड थोड़ा कम कीजिए, तो आज हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी बात भी सही रहे। ठीक है, तो आइए आज मौर्य काल के बारे में संपूर्ण इतिहास, उसके महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं और इनमें से सारे प्रश्न एसएससी लेवल में, कुछ प्रश्न यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में आए हुए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सारे प्रश्नों को आप देखेंगे। इसलिए पहला प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखित ग्रंथ है? ए अर्थशास्त्र, बी गणित, सी सांख्यिकी, डी शासन एवं प्रशासन। तो पहला प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर आप लोगों को आता है तो दीजिए, अदरवाइज मैं दे रहा हूं। इसका उत्तर होगा डी अर्थात शासन एवं प्रशासन। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में अमूमन किस लिपि का प्रयोग किया जाता है या किया गया है? ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का, अरामाइक लिपि का या देवनागरी लिपि का? मैं आपको बता दूं कि अशोक के शिलालेखों में, अधिकतर शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये लेखन की एक शैली होती थी उस समय। अभी और एक चीज़ और कि अशोक के शिलालेखों में कुछ में खरोष्ठी, कुछ में अरामाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर में प्रयोग क्या किया गया है? अधिकतर में प्रयोग किया गया है ब्राह्मी लिपि का, इसलिए इसका उत्तर ए ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। आपको पता होगा कि हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कौशाम्बी। सारे लोगों को ये प्रश्न पता ही होना चाहिए क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात बी थी। चौथा प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान किस स्थान पर अशांति उत्पन्न हुई थी? बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। उसके शासन के दौरान अशांति कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? अशांति उत्पन्न होने का मतलब विद्रोह हुआ था, और वो विद्रोह कहाँ हुआ था? उज्जैन में, तक्षशिला में, राजगीर में या माहिष्मत में। तो हम देखेंगे कि इसका उत्तर जो होना चाहिए वो होगा, इसका उत्तर होगा तक्षशिला में अर्थात बी। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका उत्तर होगा बी अर्थात केंद्रीकृत एकाधिपत्य, क्योंकि अशोक या मौर्यों का जो भी शासन था वो केंद्रीकृत प्रकृति का था और संपूर्ण भारत के थोड़े बड़े क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर पूरे भारत पर उनका विस्तार था। छठा प्रश्न हम देखेंगे, देव नाम प्रियदर्शी नाम से निम्नलिखित में से कौन विख्यात था? देव नाम प्रियदर्शी, दर्शिनी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रियदर्शी होना चाहिए। नाम से निम्नलिखित में से कौन विख्यात है? मौर्य राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। तो हमको पता है कि किसके अभिलेखों में, शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी आता है? वो आता है ए अर्थात अशोक के शिलालेखों में आता है देव नाम प्रियदर्शी, और अशोक के अधिकतर अभिलेखों में उसका यही नाम आता है, अर्थात वो उसकी उपाधि थी देव नाम प्रियदर्शी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सातवां प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न।
क्योंकि सारे एग्जामों में ये घुमा फिरा कर आ ही जाता है। 7वां प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 10वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में या 15वें शिलालेख में? तो इसका उत्तर सी अर्थात 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में ही अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि चेद या महामेघवान वंश के कलिंग नरेशों के साथ हुआ था, जिसमें करीब करीब 1 लाख सैनिक मारे गए थे। और इस घटना को जब अशोक ने पूरी तरह देखा, सारे सैनिक उसके मरे पड़े थे, दूसरी साइड के भी सैनिक मरे हुए थे, तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपने आप को युद्ध से विरत करने की कोशिश की, अर्थात युद्ध से दूर होने की कोशिश की, और आने वाले समय में अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए युद्ध त्याग की नीति को अपनाया और धम्म के क्षेत्र में, अर्थात धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नीति को शुरू किया। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र को सिंघल देश अर्थात श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 8वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी राजदूत था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, सिकंदर और जस्टिन। इस प्रश्न का मैं आपको पहले तो थोड़ा समझाता हूँ। अलेक्जेंडर या सिकंदर का जो आक्रमण होता है, सिकंदर आक्रमण करने के बाद जो क्षेत्र जीत लेता है, उसको जीतने के बाद वो अपना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त कर वो वापस चला जाता है। सेल्यूकस निकेटर वहाँ शासन कर रहा होता है और शासन करते करते कुछ समस्याओं के कारण जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी भी करता है, विवाह करता है। तब सेल्यूकस निकेटर उसके बाद अपने राजदूत के रूप में बना के मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका ये भारत के इतिहास को जानने का, मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक बड़ा स्रोत है। मेगास्थनीज, ह्वेनसोंग, फाहियान या इत्सिंग? इंडिका का जो राइटर है, लेखक है, वो है मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कुछ एग्जामों में आया हुआ है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न इसलिए बन जाता है कि हमें पता तो चले कि अशोक ने इतना बड़ा जो कदम अपनाया कि वो हिंदू से बौद्ध बन गया, वो किस साधु का प्रभाव उस पर आया, किस साधु ने उसे प्रभावित किया? विष्णुगुप्त ने, उपगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने या बृहद्रथ ने? तो आपको मैं बता दूं, विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ये उत्तर होगा नहीं। ब्रह्मगुप्त जैसा कोई नाम नहीं आता। बृहद्रथ होगा नहीं, क्योंकि मौर्य वंश का यह अंतिम शासक था, इसलिए इसका उत्तर बी अर्थात उपगुप्त हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित था? नालंदा से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से या वल्लभी विश्वविद्यालय से? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मौर्य काल की बात हो रही है। मौर्य काल में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने चरम सीमा पर था, इसलिए इसका उत्तर बी अर्थात तक्षशिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये वर्ष पूछ लेता है, इसलिए मैंने डाल दिया फिर इस प्रश्न को, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटना थी। 1 लाख सैनिक मारे गए, अशोक की पूरी धर्म नीति चेंज हो गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने डाला इसको। प्रश्नों एग्जाम में सीधा आ भी जाता है, तो इसका हम उत्तर देखेंगे कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। 261 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, अर्थात
ईस्वी नहीं, BC, ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व या 240 ईस्वी पूर्व। तो आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध का जो कलिंग युद्ध हुआ वो हुआ 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था कलिंग युद्ध? मौर्य शासक अशोक और मेघवान वंश या चेदी वंश के शासक के मध्य। कलिंग कहाँ है वर्तमान में? कलिंग है उड़ीसा में। तो अगला प्रश्न अब चलते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अभी मैंने ऊपर देखा है, बताया आपको कि उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। यदि आपको याद होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। ए उज्जैन, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी वाराणसी। मौर्य काल की बात आ रही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। निम्नलिखित में से तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर वाले क्षेत्र में है और उस समय शिक्षा का वो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। वहीं पर भारत और आसपास के हमारे पड़ोसी देशों के विद्यार्थी आते थे और वहाँ तमाम प्रकार की शिक्षा का अध्ययन करते थे। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको पता तो चले कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनको किसने पढ़ा, किसने समझा और हमारे तक ये बात आ गई, पहुंच गई। ए 1810 में हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, डी, ये सीसी हो गया है, डी होना चाहिए, 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो इसका उत्तर सी होगा, डी होगा, अर्थात जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक एक अधिकारी होता था, क्या होता था? अधिकारी होता था स्थानिक नाम से। वो जिला प्रशासक होता था या प्रांतीय प्रशासन से संबंधित था या ग्राम प्रशासक होता था या नगर प्रशासन से संबंधित था। तो इसका उत्तर यदि आपको आता है तो दीजिए, अन्यथा मैं दे रहा हूं। इसका उत्तर ए अर्थात जिला प्रशासन से संबंधित था। 16वां प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध प्रशासन किया? अर्थात मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मौर्यों को परास्त करके मौर्यों को खत्म कर दिया और मगध प्रशासन किया? उसका उत्तर हम देखते हैं। ए सातवाहन वंश, बी सुंग वंश, सी नंद वंश, डी कंड वंश। तो आपको पता ही होगा कि मौर्यों से पहले किस वंश का शासन था? नंद वंश का। तो ये होगा नहीं। सातवाहन वंशों का शासन हुआ लेकिन बाद में हुआ, और हुआ उत्तर मौर्य काल में हुआ, लेकिन ये दक्षिण भारत में था मुख्य रूप से। कंड वंश था ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुंग वंश। आपको मैं बता दूं कि अंतिम मौर्य शासक बृहदित्य की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने कर दी और 183 ईस्वी के आसपास उसने जो है मगध पर शासन स्थापित कर लिया। 184 ईस्वी पूर्व में 184 ईस्वी पूर्व में 184 ईस्वी पूर्व में उसने मगध पर अधिकार कर लिया। आज के प्रश्न ये थे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। साथ ही वो उसके शासनकाल का 8वां वर्ष था जब उसके शासनकाल का या राज्याभिषेक के बाद का 8वां वर्ष था जब कलिंग युद्ध हुआ। तो दोस्तों,
जल्दी से इस वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश की है। कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करना, क्योंकि जल्दबाजी की गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सारा कुछ अच्छे से देखा जाए। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके भी बताएं कि आपको किस विषय पर, टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।